क्या दिक्कत। गुड मॉर्निंग बच्चों। गृह विज्ञान के अंतर्गत आपने गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, महत्व के बारे में जाना। इसके बाद दूसरे चैप्टर में गृह व्यवस्था के बारे में जाना कि घर की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए और गृह व्यवस्था का क्या महत्व है। इसके बाद अब आज आपको तीसरा चैप्टर गृह कार्य व्यवस्था कि गृह व्यवस्था को किस प्रकार से करनी चाहिए इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले भूमिका में लिखेंगे, परिवार को सुखमय बनाने के लिए गृहिणी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिवार के निर्माण, बच्चों के पालन तथा शिक्षा दीक्षा एवं उनके भविष्य के निर्माण में नारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसका यह योगदान परिवार के प्रत्येक सदस्य को खुशी प्रदान करता है। घर की समुचित व्यवस्था ही यह खुशी उत्पन्न करती है। अगर घर व्यवस्थित है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर घर व्यवस्थित और स्वच्छ है तो घर के सभी व्यक्ति सुख का अनुभव और शांति का अनुभव करते हैं। गृहिणी घर की स्वामिनी होती है। यदि घर का संचालन योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तो इससे परिवार में सुख समृद्धि का साम्राज्य छा जाता है। इसके विपरीत अव्यवस्थित परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े, असंतोष तथा ईर्ष्या एवं तनाव का वातावरण छाया रहता है। घर में शांति बनी रहे, सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करें, घर को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दें, समय दें, परिश्रम करें, घर में आय का समुचित वितरण हो, घर में सौंदर्य अनुभूति हो, उत्तम संस्कार हों। यह सब तभी संभव है जब परिवार की व्यवस्था, कौन सी, कार्य व्यवस्था सही होती है। परिवार की सुख एवं समृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि घर के सभी कार्य सही समय पर तथा सही ढंग से होते रहें। समय पर और सही ढंग से अगर हर कार्य समय पर होता रहे तो कभी भी अव्यवस्था नहीं फैलती है। जैसे ही कार्य समय पर नहीं हुआ, असमय हुआ कि आने वाला दूसरा कार्य भी अव्यवस्थित अपने आप ही हो जाता है और फिर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उत्तम गृह कार्य व्यवस्था में लागू करना नितांत आवश्यक है। घर कार्य व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत घर तथा परिवार से संबंधित सभी कार्य सुनियोजित ढंग से सही समय पर किए जाते हैं। इस व्यवस्था के लिए घर के कार्यों की योजना बनाई जाती है तथा उसके अनुसार कार्य किए जाते हैं। कार्य प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है और समय समय पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ है कि गृह के समस्त कार्य इस प्रकार योजना बनाकर किए जाएं जिससे वे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकें तथा परिवार के धन, समय और परिश्रम की भी बचत हो सके। जैसे नियोजन के अंतर्गत बताया था कि कार्य अकेली गृहिणी ही सभी कार्य नहीं कर सकती है। उसे सभी से सब प्रकार के कार्य सभी को वितरित करने चाहिए और उनकी योग्यता के अनुसार उनसे कार्य कर पाने चाहिए ताकि कार्य समय पर और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। एक दूसरे प्रकार से भी स्पष्ट इसे किया जा सकता है, जैसे घर के संपूर्ण कार्य को समय, शक्ति तथा उपलब्ध साधनों को देखते हुए व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही कार्य व्यवस्था कहलाती है, जो गृह व्यवस्था का अभिन्न अंग होती है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि गृह व्यवस्था के अंतर्गत आता है नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। हम अपने घर को व्यवस्थित और स्वच्छ कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये गृह, जब हम घर बनवाते हैं या घर खरीदते हैं या घर किराए का लेते हैं तो सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना है
कि घर में पर्याप्त वायु के आवागमन की व्यवस्था हो, सूर्य की रोशनी आती हो, भले ही प्रातःकाल ना आती हो, लेकिन पूरे दिन में कभी ना कभी किसी समय सूर्य का प्रकाश अवश्य आना चाहिए। इससे घर में सीलन नहीं रहती है तथा कीटाणुओं का नाश हो जाता है और घर स्वच्छ सूखा हुआ रहने के कारण स्वास्थ्य पर भी इसका पर्याप्त अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से घर हमेशा हवादार और सूर्य के प्रकाश आने वाला खरीदना चाहिए या फिर बनवाना चाहिए। फिर इसके बाद घर की सफाई। घर में दैनिक सफाई भी होती है, साप्ताहिक सफाई भी होती है, मासिक सफाई भी होती है और वार्षिक सफाई भी होती है। तो गृहिणी की कुशलता इस पर निर्भर करती है कि दैनिक सफाई में सबसे पहले एक योजना बनाई जाती है कि प्रतिदिन क्या क्या कार्य करने होते हैं और उस योजना के अनुसार घर के सदस्यों को और स्वयं कार्य करवानी होती है, कार्य का वितरण करना होता है कि आपको ये कार्य करना है, इतने बजे ये काम शुरू करेंगे और इतने बजे तक ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कार्य दे दिया आपको हो रहा है रात तक, तो अगर इस प्रकार से कार्य पूरा होगा तो घर की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। कार्य हमेशा सफाई से और समय पर ही पूरा होना चाहिए। इसके बाद खाद्यान्न पदार्थों के अंतर्गत ये जानकारी होनी चाहिए कि किस आयु वर्ग के लोगों को किस प्रकार का भोजन अनिवार्य है और किन किन खाद्य पदार्थों में कौन कौन से विटामिन, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में किसको कितना खाद्य पदार्थ देना है। इसकी जानकारी भी एक कुशल गृहिणी को होनी चाहिए। उसी के अनुसार उन्हें कार्यों का वितरण करना चाहिए तथा कार्य करने चाहिए, जिससे कि जिस आहार को ग्रहण करके घर के लोग संतुष्टि का अनुभव, संतोष का अनुभव करें और स्वस्थ रहें। क्योंकि परिवार के सभी सदस्य अगर स्वस्थ रहेंगे तो कार्य करने में भी आसानी होगी और हमारे पैसे की बचत भी होगी और घर में सुख और शांति का अनुभव होगा। अब आता है कार्य व्यवस्था के लक्षण क्या है। कार्य व्यवस्था जो वास्तव में परिवार के विभिन्न सदस्यों के कार्यों की व्यवस्था है, निम्नलिखित लक्षण होते हैं। सबसे पहला है कार्य कुशलता। कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कार्यों का कुशलतापूर्ण संचालन है। कार्यों के कुशलतापूर्ण संचालन से गृहिणी के समय, श्रम एवं शक्ति की बचत होती है और कार्यों के संपन्न होने से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। अतः कार्य कुशलता कार्य व्यवस्था का ही आधार है। कार्य को कितनी कुशलता से किया जाए, इसके लिए गृहिणी को पूर्ण रूप से ज्ञानवान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कल जो हमें कार्य करने हैं उसके लिए आज हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे बाज़ार से अगर सामान आ रहा है और कल के लिए हम कुछ सामान मंगाना है तो हम उसे भी आज ही मंगा कर रख लें, इस बात की जानकारी उसे होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर कुशलतापूर्वक और रूटीन से कार्य किया जाता है तो कार्य समय से और अच्छी तरह से संपूर्ण हो जाता है। दूसरा है कार्य नियोजन। नियोजन के बारे में बताया था कि सबसे पहले आप कार्य को दैनिक कार्य हो या साप्ताहिक कार्य हो या मासिक कार्य हो, आप एक सूची बना सकती हैं कि हमारे प्रतिदिन के कौन कौन से कार्य हैं और फिर घर के सारे सदस्यों को बिठा करके उन्हें संपूर्ण कार्यों की जानकारी देना चाहिए। सभी से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार से कार्य करें जिससे कि हमारे धन की भी बचत हो और कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो और हमारे यहाँ किसी प्रकार की बर्बादी भी ना हो। कार्य
कुशलता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य नियोजन उत्पन्न आवश्यक है। यदि कोई कार्य किसी पूर्व निश्चित योजना से नहीं किया गया है तो उस कार्य का संचालन अस्त व्यस्त होगा। अतः गृहिणी द्वारा गृह के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना बनाना आवश्यक होता है। सबसे पहले उसे कार्य की योजना बनानी होती है। कार्य कौन कौन से होने होते हैं ये लिखना होता है। फिर किसके माध्यम से किस प्रकार का कार्य करवाया जाए ये भी निश्चित करना होता है। और जब वह व्यक्ति वो कार्य कर रहे होते हैं तो उनको देखना परखना भी पड़ता है कि कार्य सही हो रहा है या नहीं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति खुशी खुशी किसी कार्य को ले लेता है, लेकिन जब वह उस कार्य को करने बैठता है तो उससे वह कार्य नहीं बन पाता है और वह कार्य बराबर करता रहता है। तो इस प्रकार से गलत कार्यों को, गलत काम, जैसे कोई खाना बनाना है या सिलाई करना है, तो वो अगर बराबर गलत करेगा तो निश्चित रूप से फिर काफ़ी समय तक इसे ठीक करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बार बार जिसको हमने कार्यों का वितरण किया है उनको ध्यान से देखना और परखना भी पड़ता है। तीसरा है कार्य मूल्यांकन। गृहिणी द्वारा परिवार के सदस्यों को सौंपे गए विभिन्न कार्यों का निरंतर मूल्यांकन करना होता है ताकि कार्य कुशलता की सुदृढ़ता का अभाव हो सके और उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति, जब हम कार्य का मूल्यांकन करते हैं और हम देखते हैं कि यह व्यक्ति ये कार्य सही से नहीं कर पा रहा है, तो या तो हम उसे कार्य करने के तरीके को बताते हैं, उसे समझाते हैं, सिखाते हैं, या फिर उसे दूसरा कार्य देते हैं और उस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देते हैं जो इस कार्य को करने में कुशल होता है। इस प्रकार से हमने कार्य को नियोजित किया और नियंत्रण किया। इसके बाद चौथा है कार्य का नियंत्रण। किसी कार्य व्यवस्था में कार्य नियोजन के साथ साथ कार्य नियंत्रण का होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि अनियंत्रित कार्यों से उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अतः किसी कार्य व्यवस्था में नियंत्रण एवं अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी व्यक्ति जब कार्य कर रहा होता है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसे सही और गलत के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है और उसे अनुशासित होकर के तुम्हारा कार्य इतने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्य इतने समय में पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से बराबर उसके कार्य का नियंत्रण जब हम मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से उसे भी कार्य करना आ जाएगा और हमारा कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। इसमें गृह व्यवस्था के अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि हमें कभी भी आवश्यकता से अधिक वस्त्रों को नहीं खरीदना है। आवश्यकता के अनुसार ही वस्त्र खरीदने होते हैं और जितने आवश्यक हैं उतने ही जूता चप्पल या श्रृंगार का सामान आदि खरीदने होते हैं, क्योंकि जब हमारा सामान व्यवस्थित होगा तभी हमारा घर निश्चित रूप से व्यवस्थित हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम बाज़ार गए और हमारे पास धन है पर्याप्त तो हम कुछ भी खरीद कर ले आते हैं और अपने घर में रख लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारी आदत होगी तो निश्चित रूप से घर भर जाएगा और जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती ही नहीं है तो धीरे धीरे हमारे पैसे की भी बर्बादी होगी और घर भी भरा भरा अव्यवस्थित सा लगेगा। तो इन बातों का भी पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।